अच्छा मसूद साहब, थोड़ा सा अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए, मैं जानना चाहूँगा। बहुत से लोग खाइफ भी हैं, वो कहते हैं कि यार क्या किया है मसूद लोहार ने, तो सिर्फ लिप्टन पे जंगल ही तो उगाया था। सो प्लीज़ वॉक मी थ्रू योर जर्नी। अर्बन फॉरेस्ट्री का या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ये जो मॉडल है हमारा, दैट इज़ रेप्लिकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन साउथ एशिया। साउथ एशियन सिटीज़ जितने भी हैं वो सब कराची की तरह सफ़र कर रहे हैं। दूसरा बाकी ये कि मैंने कंजर्वेशन पे काम किया। मैंने 70% पाकिस्तान जो है फिज़िकली देखा है, आवारान से लेके नॉर्थ में, और मैंने मेरे प्रीवियस रोल में कंजर्वेशन पे अच्छा खासा काम किया है। अफ़गानिस्तान में काम किया है, नेपाल में किया है, श्रीलंका में किया है, एक दो और ममालिक में किया है। पॉइंट ये नहीं है कि अचीवमेंट्स क्या है, पॉइंट ये है कि हम जैसे लोगों से काम ले लो। बिफोर मैं खुद, मेरे पास चॉइस थी कि मैं इमिग्रेशन करके चला जाऊं किसी और मुल्क, कोशिश भी की, लेकिन अब जिस एज में हैं हम वहाँ रह नहीं सकते। कहाँ जाना चाह रहे थे? मैं कनाडा जा रहा था। मेरे बच्चे अभी भी कनाडा में, मेरी बेटी कनाडा में है। तो हम नहीं, वी विल डाई अ बैड इन अ बैड सिचुएशन अगर हम कहीं और हों और हमारा मुल्क सफ़र कर रहा हो। जो चीज़ें हम जानते हैं या जो चीज़ें हम कर सकते हैं, अगर वो अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकें तो ये एक बड़ा शेम है। दैट्स हीरोइज्म इन इटसेल्फ। अच्छा, एक चीज़ है वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। हमने फेसबुक पे हम डालते हैं कि हमारे पास ये गेस्ट आ रहे हैं, तो कुछ फेसबुक के सवाल हैं, वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे, इसमें मीठे और खट्टे और कड़वे तीनों सवाल आते हैं। ओके, पहला तो है, सादिया उबैद खान कहती हैं कि क्या कराची के सिर्फ पुल के उस बार लोग बसते, गुंजान आबादियों में शजरकारी करने में दिलचस्पी है कोई? देखिए, अपने रिसोर्स मैंने किया है। मैंने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के साथ हमने जो फॉरेस्ट लगाया है, मई में लगाया, अभी 100% सर्वाइवल रेट है। बल्कि वो उनकी जो चेयरमैन है अकीला इस्माइल साहिबा, जो परवीन रहमान की बड़ी बहन है, जो परवीन रहमान लियारी एक्सप्रेसवे वाला, नहीं वहाँ औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जो डॉक्टर अख्तर खान का, परवीन रहमान जो कत्ल भी हुआ था, तो वो हुआ है। उसके अलावा हमने और जगहों पे भी किए, लेकिन सर हम एक अपने जेबों से करने वाले लोग हैं, तो हर जगह तो नहीं कर सकते। अगर आप तो कम्युनिटी या सरकार या बाकी लोग अगर आए तो हर जगह पे किया जाता है। पर्पस तो यही है कि हर जगह पे होना चाहिए। अच्छा, बीनिश पूछती हैं कि कराची की जो ग्रीन बेल्ट पे ज़मीन बंजर करने वाले लगाए, गालिबन ये कौनों कापस के हवाले से पूछ रही थी, वो मिथ तो बस्ट करें। पहले ये था कि जी ये ज़मीन से पानी चूस लेता है, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा पौधा है जो ज़मीन से पानी चूस के बड़ा नहीं होता। तो इसके मिथ क्या थी? क्या ये एक गलत फैसला था? क्या इससे कराची का वाटर टैबलेट बहुत ज़्यादा हुआ है? देखें, मैं पर्सनली इसको कहते हैं इथोपियन मैनग्रोव। ये जो कराची में लगाया, कराची में जो लगाया ना, कोनो क्यों लगाया गया? मतलब ये जिसने भी एडवाइस किया था या जिसने भी ये फैसला किया था कि मिलियंस में कोनो कराची में लगाए गए, तो मैं पर्सनली, कोई मुझसे इख्तिलाफ रख सकता है, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ, और बल्कि ये किसी और को ग्रो होने भी नहीं देगा। तो आप इसको निकाल के और पौधे लगाएं। बरगद लग सकता है, मोरिंगा लग सकता है, मोरिंगा सारा फूड है, अगर आप लगा दें तो वो जंगल जलेबी है, गूंदी है, लहसुड़ी है, ये कराची के अपने नेटिव प्लांट्स हैं। और ये कराची का नेटिव नहीं था जो लगाया गया, पाकिस्तान का नेटिव नहीं है यार, बल्कि साउथ एशिया का नेटिव नहीं है। ये तो इथोपियन मैंग्रोव कहते हैं इसे लगाने का फायदा ही क्या है? क्यों लगाया? तो आप बताएं क्या फायदा था? कोई फायदा नहीं था। तो मैं तो कहता हूँ किसी ने हाथ कर लिया, यानी कि नुकसान हुआ है हमारा बहुत बड़ा। और इस तरह के तजर्बे करने नहीं चाहिए। ये किसी अफलातून ने, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया? फेक प्रोफेशनल्स जो कहते हैं कि जी हम प्रोफेशनल हैं, एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। आखिरी बार जो कहीं गए थे जहां काम करने का वो दावा करते हैं वो 30 साल पहले था। आप डिस्कनेक्टेड हैं यार, यू आर इक्वली डिस्कनेक्टेड एज एनीबडी एल्स। अब आपकी 96% जो है इंडस डेल्टा खत्म हो गई है। ये आप पहले मुझसे सवाल कर रहे थे कि या तो बारिश है ही नहीं, या फिर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, या फ्लड है, या फिर ड्राउट है। क्यों? इसलिए कि रेगुलेट जो करता है मानसून को हिमालयाज तक, वो इंडस डेल्टा करता है। 96% आपका डेल्टा खत्म हो चुका है जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी पानी डाउनस्ट्रीम जो है जाया होता है। ये सबसे बड़ा देखो कि वो दरिया का वो जो पानी है वो समंदर की खुराक है। जनाब, कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जिन्होंने सबमिट की हुई हैं कि जी ये जो पानी अंदर जा रहा है ये जाया कर रहा है। वाह, खैर ये तो है। मैं आखिर में, आपने अभी बात की 30 साल से दफ्तर में बैठे हुए, मैं थोड़ा सा हम आपने पॉडकास्ट के आखिर में जा रहे हैं।
आखिर में जाते आते एक बार फिर मैं ज़रा फ्लैशबैक में जाऊँगा। आपने 1945 की तो बात की, लेकिन एक हिस्ट्री है और एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे अभी यहाँ पे 16वीं सदी 18वीं सदी कराची की, उसकी भी एक हिस्ट्री है अर्थक्वेक की और इसकी सुनामी की। मैं चाहूँगा वो थोड़ा सा बताएं, और फिर आपने कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ दरियाफ्त भी खुद की है, वो भी ज़रा बताएं जल्दी से। देखिए, जो कराची है ना वो अर्थक्वेक जोन बी है, लेकिन अर्थक्वेक जोन बी के अलावा जो कराची की वल्नरेबिलिटी है वो ये है कि कराची जो है हाई राइजेस हैं और बिल्डिंग कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है और सारे आउटलेट्स आपने ब्लॉक किए हुए हैं। इट्स अ चोक्ड सिटी। जोन बी का मतलब है कि कम खतरे वाला नहीं, सेकंड मोस्ट वल्नरेबल, मतलब अर्थक्वेक जोन, जैसे ग्वादर जो है अर्थक्वेक जोन ए है। अच्छा, मतलब वो तो बिल्कुल पोटेंशियल है 8 मैग्नीट्यूड का। कराची का लोकल मैग्नीट्यूड का जो है वो लांडी माइनर फॉल्ट का, अगर ये जो हो रहा है जी, ये 6 का जनरेट कर सकता है, 6 का फेटल होगा, सही, 6 का भी फेटल होगा। लेकिन यहाँ पे चमन फॉल्ट है, फिर उसके बाद थाना बुला खान माइनर फॉल्ट है, फिर अलाबंद फॉल्ट जो है ना वो मेजर फॉल्ट है। अलाबंद फॉल्ट डेजर्ट ऑफ कच्छ में उसकी वो प्रेजेंस है। लेकिन नवीं सदी से 2001 तक जो ज़लज़ले आए, जिसमें बेबल पोर्ट चला गया, फिर उसके बाद 1668 में जो ये जो मैंने आपको दिखाया औरंगा पोर्ट, ये 6 किलोमीटर बड़ा शहर है जो पानी में है। और उसमें ये मैंने आपको दिखाया, मैं वहाँ से पत्थर भी लाया हूँ जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का चर्च था, जहाँ पे वो क्रॉस भी बने हुए हैं, उनकी फैक्ट्री है। उसके अलावा उस वक्त वक़ाए नगार आ चुके थे मुग़लों के, पोर्चुगीज़ आ चुके थे, ब्रिटिश आ चुके थे। तो रिकॉर्ड हुआ था कि 30,000 लोग जो है विद इन मिनट्स, 30,000 हाउस होल्ड पानी में चला गया उस शहर का। वाओ, वो मैं फिजिकली देख के आया। कौन सा साल था? 1668। वाह। और उस वक्त जो है जब वो पानी में चला गया तो उसकी हमने असेसमेंट की कि कितने लोग मरे होंगे। तो हमारे हिसाब से 1.5 लाख लोग मरे थे 16वीं सदी में। 1.5 लाख लोग 17वीं सदी में 1600। उसके बाद 1819 में आया, सिंदरी पोर्ट था, और उस वक्त तक तो स्केचेस और फोटोग्राफ्स भी आ रहे थे। तो वो अंग्रेजों के गूगल करके देखें सिंदरी पोर्ट, तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा किला भी था। अभी वहाँ जाए तो वो बिल्कुल, अब वो इंडियन टेरिटरी में है लेकिन बदीन और बदीन डिस्ट्रिक्ट के करीब है वो, तो वो बिल्कुल सब सरफेस चला गया, कुछ है ही नहीं। वैसे ट्रेंड है अलाबंद फॉल्ट लाइन के जल्जलों का कि बिल्ट अप स्ट्रक्चर जो है वो पानी में चला जाता है। तो आखिर में सर मुझे सिर्फ ये बताएं कि टाइम लाइन से डिसाइड कर सकते हैं ये ज़लज़ला कब आता है, या फिर हम खुद ही इसके असबाब बनाते जा रहे हैं कि आ जाए जल्दी? देखिए, ज़लज़ला प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन जो हमने सिचुएशन जानते हुए कि भी ये अर्थक्वेक जोन भी है, हमने जिस तरह का शहर चोक कर दिया है, कोई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सिर्फ ज़लज़ले की नहीं, सुनामी भी और साइक्लोन भी। अगर साइक्लोन हिट करे, अल्लाह माफ़ करे, कराची में हुआ है, 1902 में हुआ है, 1944 में हुआ है। तो ये कहना कि जी अब्दुल्ला शाह गाजी साहब रोक लेते हैं, ये कोई गलत बात है। रोकते होंगे, लेकिन उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी ने ये नहीं कहा कि आप बेड़ा गर्क करो और फिर कहो कि जी मैं कुछ नहीं करो। तो कराची में डिजास्टर के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अब नहीं रही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो लांडी फॉल्ट लाइन है, माइनर फॉल्ट लाइन है, या थाना बुला खान फॉल्ट लाइन है, या चमन फॉल्ट लाइन है, चमन थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आवारान का ज़लज़ला भी आया तो भी हमें यहाँ फील हुआ। 2001 में जब गुजरात इंडिया में ज़लज़ला आया तो भी कराची में फील हुआ। तो ये इस तरह नहीं है कि आप ये से इसको करें, फिर ये कि आपकी बिल्डिंग कंट्रोल, बिल्डिंग कोड जो डिसिप्लिन है वो नहीं है, हाई राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, शहर के अंदर कुछ नहीं है। मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक प्रोजेक्शन करवा रहा था इससे कि अगर 6 का झटका आए तो क्या होगा। तो उसने जो मुझे बातें बताई वो तो मैं तो अब वो बताऊंगा, लोग डर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जी वो बिल्डिंग ब्रिजेस जो हैं वो गिर जाएंगी और रिवर्स जहाँ से बह रहे हैं उनमें दरारें आ जाएंगी, बड़ी बड़ी रोड जो हैं टूट जाएंगे। मतलब अब ये देखिए, अब ये बड़े एक वो क्रिटिकल चीज़ें हैं, इस पर बात करते हुए भी डर लगता है कि भाई लोग डर जाएंगे। अब नहीं बताते तो भी अजीब लगता है, क्योंकि यू हैव टू टेक अ डिसीजन। Yes, we have to, and with this we have to take the decision to end the podcast. मसूद लवार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आखिर में बात यही कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ हमें बहुत महंगी पड़ती आई है, पड़ भी सकती है। तो अगर आपने डिसाइड करना है 2 चीज़ों में कि आपने डरना है या नहीं डरना है,
तो डर जाए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन सिर्फ डरना मसले का हल नहीं है। अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं तो आपकी कैपेसिटी में जो कुछ है वो कर जाइए। अगर आप कोई अफसर हैं तो अपना निज़ाम ठीक कीजिए, और अगर आप घर में बैठे कोई शख्स हैं तो अपने आप को मामूली ना समझिए, बस अपनी छत पे जाइए, एक पौधा, एक दरख्त ही लगाइए, शायद वो भी आपके कहीं काम आ सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।